हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में वेव से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। वेव्स में देखिए तीन चार टर्म्स ऐसे आते हैं कि स्टूडेंट्स उनमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एक अपने पास है सुपरपोजिशन, देन आता है इंटरफेरेंस, देन अपने पास में आता है बीट्स एंड स्टैंडिंग वेव। सुपरपोजिशन बेसिकली क्या है? अगर मीडियम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टू और मोर देन टू वेव्स आती हैं और उसको अगर डिस्टर्ब करती हैं तो बेसिकली जो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव अदर वेव्स की एब्सेंस में कितना डिस्प्लेस करती उन सबके सम के इक्वल होता है। मान लीजिए अपने पास ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट को या एक पार्टिकल को एक वेव जो है 2 mm मान लीजिए पॉजिटिव वाई में डिस्प्लेस कर दी, दूसरी वेव अगर वो आपके पास में 1 mm नेगेटिव वाई में डिस्प्लेस कर दी, तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का होता वो होता 2 ऊपर 1 नीचे, दैट मीन्स 1 रहेगा और पॉजिटिव वाई में। सिमिलर वे में ऐसा होता कि एक वेव आपके पास 2 mm पॉजिटिव वाई में कर रही है, दूसरी वेव भी 1 mm पॉजिटिव वाई में कर रही है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3 mm। तो सुपरपोजिशन अपने पास में एक जनरल फिनोमिना है जिसमें मोर देन टू वेव्स किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करती हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगा। अब इंटरफेरेंस क्या है? ये एक स्पेशल केस अपने पास में आ गया। इसमें इंटरफेरेंस की सबसे बेसिक कंडीशन क्या है कि सुपर इम्पोजिंग वेव्स का जो फेज है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, और उसका सबसे बेसिक कंडीशन आपके पास क्या आता है कि फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। लाइट के केस में थोड़ा और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि सोर्सेज इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस में फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव में क्या रहता है अपने पास में? कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि जहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी से ज़्यादा रहेगी, मतलब आई नेट जो है I1 + I2 से ज़्यादा होगा। इन दैट केस अपने पास में क्या आता है? इन दैट केस हम जनरली मैक्सिमा की बात करते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? आई मैक्सिमम इज √I1 + √I2 स्क्वायर। एंड इसी वे में जब अपने पास में अगर अपोजिट फेज में वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो मिनिमा की कंडीशन बनती है, उसको जनरली हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में स्टडी करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उन रीजन्स में इंटरफेरेंस है जहाँ पे इंटेंसिटी I1 + I2 से भी कम होगी। जनरली हम मिनिमा की बात करते हैं, सो दैट मिनिमा इज √I1 - √I2 एंड स्क्वायर। तो जनरली यहाँ पे रेशियो वगैरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम कितना हो गया, √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 एंड होल स्क्वायर। बिकॉज इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला अपने पास बनता है, याद है क्या होता है? याद कीजिए, आई नेट इक्वल्स टू I1 + I2 + 2 टाइम्स √I1 I2 इंटू कोस डेल्टा फाई, विद डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। क्लियर है? फर्दर ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी अपने पास एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है। तो यही जो अपने पास आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम है, दैट कैन बी रिटन एज A1 + A2 अपॉन A1 - A2 एंड होल स्क्वायर, ऐसे भी हम नोट कर सकते हैं। ठीक है? अगर इंटेंसिटी सेम होती हैं देन अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला डू यू रिमेंबर कितना होता है? आई नेट इज 4I इंटू कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। याद है? देखिए, तो ये अपने पास कुछ बेसिक फार्मूलाज हम इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग देखें। अब इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती हैं? बिकॉज हमने अभी मैंने फार्मूला बताया कि I1 + I2 + 2 टाइम्स √I1 I2 कोस फाई। कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब कि डेल्टा फाई, दैट मीन्स जनरली हम मैक्सिमा की बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव में। तो डेल्टा फाई कितना होना चाहिए? कोस डेल्टा फाई 1 होना चाहिए। डेल्टा फाई 0, 2π, 4π, 6π एंड सो ऑन। और फिर अपने पास एक कंडीशन होती है डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो फेज 0, 2π, 4π, 6π इन सबको मैं जनरलाइज फॉर्म में नोट कर सकता हूँ 2n π, वेर n इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो याद कीजिए अब कितना बनेगा पाथ की कंडीशन। डेल्टा फाई की जगह आपने रखा 2n π इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स निकलेगा n λ। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा की जब बात करते हैं देन फेज डिफरेंस 2π के इंक्लूडिंग 0, 2π के इंटीजर मल्टीपल्स होने चाहिए, ये हम बोलेंगे पाई के इवन मल्टीपल्स होने चाहिए। और पाथ डिफरेंस में क्या आ गया? 0, λ, 2λ, 3λ एंड सो ऑन। पाथ डिफरेंस होना चाहिए मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? अब यही अपने पास में आई नेट कितना बोला मैंने? दैट इज I1 + I2 एंड 2 टाइम्स √I1 I2 इंटू कोस फाई। मिनिमा चाहिए तो कोस डेल्टा फाई को रखना होगा -1। अगर कोस डेल्टा फाई -1 है, इसका मतलब डेल्टा फाई कितना होगा? आइदर पाई, 3π, 5π एंड सो ऑन। दैट मीन्स ओड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। ठीक है?
उसको मैं नोट कर सकता हूँ, मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो कुछ 2n-1 इंटू पाई, वेर n कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 एंड so on। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनने वाली है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, रिकॉल कीजिए कितना आएगा। डेल्टा फाई की जगह रखा आपने कितना 2n-1 पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा एक्स बनेगा आपका 2n-1 इंटू लैम्डा/2। एन को अगर 1 से हम वेरी करते हैं देन डेल्टा एक्स इज आइदर लैम्डा/2, देन आपके पास कितना होगा 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2 एंड सो ऑन। इस टाइप की कंडीशंस इसकी निकल के आएंगी, तो ये कंडीशंस हम याद रखें। अब देखिएगा नेक्स्ट अपने पास में था बीट्स। बीट्स में कहाँ पे डिफरेंस आ गया, ऑलमोस्ट अपने पास में इंटरफेरेंस जैसा ही है कि दो वेव फिर से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, ठीक है, सेम मीडियम में ट्रेवल करें तो वेलोसिटी जो अगर ये अपना सेम आ जाएगा, बट एक स्लाइड सा डिफरेंस आ गया। इंटरफेरेंस में हमने बोला कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, और बीट्स में फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करता है। जब फेज टाइम के साथ वेरी करेगा तो I1 I2 2 टाइम्स रूट I1 I2 कोस फाई, जब फेज टाइम के साथ वेरी करे तो इंटेंसिटी भी पर्टिकुलर पॉइंट की टाइम के साथ वेरी करेगी। तो अगर साउंड की टर्म में इसको स्टडी करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा है देन वो मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम है तो मिनिमम ही रहेगा, बट बीट्स में ऐसा नहीं होता। बीट्स में बिकॉज फेज टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स कुछ पॉइंट अपना कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैक्सिमा है, हमेशा मैक्सिमा नहीं होगा, टाइम के साथ फेज वेरी करेगा। जैसे डेल्टा फाई 0 था तो मैक्सिमा था, पाई/2 हुआ तो 0 हो गया, पाई हो गया तो मिनिमा बन गया, फिर अगर 3 पाई/2 हो गया फिर 0 हो गया, फिर अपने पास 2 पाई हुआ फिर मैक्सिमम, मतलब पीरियोडिक वेरिएशन आता रहेगा इंटेंसिटी के अंदर। तो बेसिकली जब अपने पास में स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए, इन दैट केस क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी में पीरियोडिक वेरिएशन आते हैं। ये पीरियोडिक वेरिएशन जो आ रहे हैं इंटेंसिटी में, जनरली हम साउंड की बात करते हैं तो बीट्स बोलते हैं। तो साउंड में जो अपने पास में वो पीरियोडिक वेरिएशंस आ रहे हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं यहाँ पे बीट्स। और कितने वेरिएशंस पर सेकंड आएंगे, दैट मीन्स हाउ नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आर हर्ड, दैट नंबर इज नोन एज बीट फ्रिक्वेंसी। तो अगर अपने पास में ऐसा है कि बीट फ्रिक्वेंसी 4 कहीं पे गिवन है, दैट मीन्स विद इन ए सेकेंड वी विल ऑब्जर्व 4 मैक्सिमा साउंड्स एंड 4 मिनिमा साउंड्स, दैट मीन्स नो साउंड। क्लियर है। इसी में फिर अपने पास स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में क्या आएगा, स्टैंडिंग वेव में अब थोड़ा सा चेंज आ गया। जनरली हम जो कंसिडर करते हैं अपने स्कोप में 11th-12th में, वहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं कि वेव जो है सेम फ्रिक्वेंसी की है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया अब। तो डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या आता है अपने पास में, कुछ पॉइंट्स ऐसे अपने पास बनते हैं जहाँ पे कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बनती है, और कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि हमेशा ही जीरो बना रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे कि इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो कुछ पॉइंट्स पे मीडियम के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, या हम बोलें कि इक्वल एम्पलीट्यूड लेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो होगा, और कुछ पॉइंट्स पे एक्सेप्शनली ज़्यादा होगा, मतलब ए और ए अपने पास में 2a बन जाता है। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, 2a जैसे आ गया अपने पास, उनको बोलते हैं एंटी नोड्स, और जहाँ पे मिनिमम जैसे जीरो भी आ रहा है उनको बोलते हैं नोड्स। याद है नोड नोड का सेपरेशन कितना होता है, नोड नोड का सेपरेशन होता है लैम्डा/2। एंटीनोड एंटीनोड का सेपरेशन भी कितना होता है, लैम्डा/2। नोड एंटीनोड या एंटीनोड नोड का सेपरेशन कितना होता है, लैम्डा/4। अगर कुछ पॉइंट्स और याद करते हैं, स्ट्रिंग अगर अपने पास में किसी एंड पे फिक्स्ड है, फिक्स एंड पे क्या बनेगा, फिक्स एंड का पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर सकता ना, तो वहाँ पे पक्का हो गया नोड बन गया। और आपको भी पता होना चाहिए कि जब स्टैंडिंग वेव की बात करते थे, इक्वेशन कुछ साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, कोस के एक्स कोस ओमेगा टी, एक कोस के एक्स साइन ओमेगा टी, इस टर्म में होगा। जब भी नोड बन रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे बोला है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को बोला है कि नोड बनाओ, तो साइन के एक्स का इक्वेशन लेके चलो, बिकॉज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स को जीरो मानेंगे, और जैसे ही जीरो पुट करेंगे अपने पास में एम्पलीट्यूड जो है समथिंग ए नोट साइन के एक्स, या 2a भी ले सकते हैं हम, 2a साइन के एक्स, वो टर्म जीरो हो जाएगी। अगर एंटी नोड बोला हुआ है तो हम कोस के एक्स ले, टाइम वाली टर्म कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि एग्जैक्ट इक्वेशंस नहीं गिवन हो। एग्जैक्ट इक्वेशन ही गिवन है कि साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसके साथ दूसरी सुपर इम्पोज करने वाली वेव क्या है, तब तो हम सोल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर नोड की बात की जाए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन होता है कि नोड से लैम्डा/4 या लैम्डा/8 वाले डिस्टेंस वाले
पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम क्या करें, साइन के एक्स इक्वेशन लेके चलें और उसके बेसिस पे के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा और एक्स की वैल्यू पुट करें तो अपने पास एम्पलीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो जब भी नोड की बात करें तो आपके पास क्या आएगा, नोड की बात करेंगे तो वहाँ पे साइन के एक्स का इक्वेशन यूज करें, और जब कोस एंटी नोड की बात करें तो कोस के एक्स। फर्दर कभी कभी इक्वेशन गिवन होता है और बोला जाता है कि इसके साथ कौन सा इक्वेशन सुपर इम्पोज करें जिससे कि नोड बन जाए। तो जब भी फिर नोड की बात करें तो हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं फिक्स्ड एंड से। और याद है स्ट्रिंग में जब फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता है, एक तो रिफ्लेक्शन हो गया मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो एक्स वाली या वाई वाली जो भी अपने पास साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्स की जगह वाई जेड भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो उसका साइन चेंज करना होगा, तो उसको साइन को रिवर्स कर देंगे, जो भी साइन क्यों ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स वाली टर्म का करना है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या करना है, अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो याद है पाई का फेज चेंज आता है। दैट मीन जो वेव ऊपर से जा रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नीचे से वापस आती है, तो पाई का फेज चेंज आता है। तो अपने को बोला जाए कि एक इक्वेशन गिवन है और दूसरा इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे नोड बने। तो बहुत सिंपल सा है, आप रिफ्लेक्शन करवा दीजिएगा फिक्स्ड एंड से, क्योंकि फिक्स्ड एंड पे हमेशा नोड ही बनने वाला है। तो क्या करोगे, एक्स का साइन चेंज करोगे और दूसरा पाई का फेज लगा दो। एक और ध्यान रखिए यहाँ कैलकुलेशन करते वक्त, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ये कई बार कॉमन लेने पे काम आता है अपने पास। इसी वे में अगर मान लीजिए एंटी नोड बोला जाए कि पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटी नोड बन रहा है, तो हम क्या करें, एंटी नोड बनता है फ्री एंड से। फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन कर होता है तब क्या होता है, एक वेव जो ऊपर की तरफ से जा रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ऊपर की तरफ से वापस आती है, बट हाँ डायरेक्शन तो चेंज करना है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो चुका है। तो एक्स वाली टर्म का साइन तो चेंज करना है, बट इसमें पाई का फेज चेंज नहीं लगने वाला है। तो जब एंटी नोड बनाने की बात करें तो हम क्या करेंगे, फ्री एंड के रिफ्लेक्शन से ट्राई कर लेंगे, और अगर नोड बनाने की बात करेंगे तो हम स्ट्रिंग के केस में फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन करवा देंगे। साउंड में क्या होगा, ऑर्गन पाइप्स को याद कीजिएगा। ऑर्गन पाइप्स में क्लोज एंड पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में देखें तो वो पार्टिकल जाएंगे और क्लोज एंड पे आगे तो जा ही नहीं पाएंगे ना, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगे, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा वही क्या होगा, नोड होगा। तो साउंड वेव में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करें देन क्लोज एंड पे क्या बनने वाला है, नोड बनने वाला है। अच्छा क्लोज एंड पे प्रेशर क्या क्या बनेगा, हमने मान लीजिए पाइप को ब्लॉक किया, एक हाई प्रेशर का पल्स सेंड किया, वो प्रेशर का जो पल्स है स्ट्राइक करेगा क्लोज एंड पे एंड वापस आएगा। तो बिफोर स्ट्राइकिंग भी वहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर, आफ्टर स्ट्राइकिंग भी क्या है, हाई प्रेशर। इस केस में वहाँ पे क्या बना है, प्रेशर का एंटी नोड बना है। तो बेसिकली अगर फिक्स्ड एंड की सॉरी क्लोज एंड की बात करेंगे, क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, नोड, प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड। ओपन एंड का क्या होगा, ओपन एंड पे देखिएगा एक क्लोज ऑर्गन पाइप है वो, या सिंपल ऑर्गन पाइप की बात करें, वो आपके पास में एक बाउंडेड मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही एयर हमने जो ब्लॉक किया उसको कंप्रेशन की फॉर्म में मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है कंप्रेशन एंड उसको पीछे फॉलो करते जाएंगे रेयर फ्रैक्शन। तो क्या होगा, जैसे ही ओपन एंड पे जाएगा वो एयर बाहर निकलेगा, एक्सेसिव एयर बाहर निकल जाता है, और जो आपका ओपन एंड है वहाँ पे बन जाता है प्रेशर का नोड। तो एंटी नोड तो हमने सेंड किया था और रिफ्लेक्ट होकर क्या आता है, दैट मीन्स हमने बेसिकली एंटी नोड नहीं, हम बोले हैं कि कंप्रेशन हमने सेंड किया था, और रिफ्लेक्ट होकर आता है अपने पास रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि वहाँ की एयर बाहर निकल के पीछे की एयर उसको फॉलो करेगी, उससे पीछे की एयर उसको फॉलो करेगी, तो हमने सेंड तो किया था हाई प्रेशर और रिफ्लेक्ट हो गया था लो प्रेशर। यहाँ पे एक पाई का फेज चेंज आ जाता है। तो साउंड के वे केस में जब अपने पास में हमने क्लोज ऑर्गन पाइप में ब्लो किया तो कंप्रेशन सेंड किया था, कंप्रेशन वापस आए। ओपन ऑर्गन पाइप में ऐसा नहीं होता, कंप्रेशन सेंड करेंगे और बाहर निकल के आएगा रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पाई का फेज चेंज किस में लगाना है, जब ओपन एंड से रिफ्लेक्शन हुआ, क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन में नहीं लगाना है। फर्दर जैसे क्लोज एंड पे अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट का बनेगा नोड और प्रेशर का बनेगा एंटी नोड। ओपन एंड पे पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट का बनेगा एंटी नोड, और वो अपने पास में ओपन एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर के कांटेक्ट में ही है, वहाँ पे प्रेशर में वेरिएशन कुछ बहुत ज़्यादा बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आने वाले हैं, दैट मीन्स ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर चेंज है। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्या, प्रेशर की टर्म में बोलेंगे तो नोड। तो ये ध्यान रखें कि स्ट्रिंग में या ऑर्गन पाइप्स में डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर की टर्म में कब नोड बन रहा है, कब एंटी नोड बन रही है, पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर मैपिंग होनी चाहिए इनकी। चलिए आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही।